नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास में हम 1857 की क्रांति राजस्थान के रेफरेंस में अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में क्रांति किस प्रकार से हुई और इस क्रांति के क्या कारण थे, क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। हम उन सभी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक के अब हम जो कर चुके हैं वो क्रांति के कारणों के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेजों का यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपन यूँ कहें कि जो ढांचा था, ये प्रशासनिक ढांचा था, वो किस प्रकार का था। लेफ्टिनेंट गवर्नर आगरा, उसके बाद हमने देखा एजीजी अपने अजमेर, उसके अधीन पॉलिटिकल एजेंट जो अलग अलग रियासतों के अंदर रहा करते थे और वो इनको रिपोर्ट दिया करते थे। हमारे यहाँ पर छावनियाँ, उन छावनियों के अंदर अलग अलग बटालियन, और उन्हीं में से 6 छावनियों में से 4 बटालियन 4 छावनियाँ ऐसी जो विद्रोह के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन 2 छावनियों में किसी प्रकार का कोई विद्रोह भी नहीं होता। जैसे हमको मालूम है कि ब्यावर और खेरवाड़ा इस प्रकार की छावनियाँ होंगी जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। बाकी जो 4 और छावनियाँ हैं उन सभी के अंदर विद्रोह होता है। दोस्तों, आज उसके बाद में हमने ये किया था कि शुरुआत जो नसीराबाद से हुई, नसीराबाद में कैसे हुई। उनको मालूम है कि 28 में 1857 को नसीराबाद में शुरुआत होती है। बख्तावर सिंह जी नेतृत्व करते हैं। हॉटिसफोर्ड, मिस्टर न्यूबरी इसमें मारे जाते हैं। मिस्टर हार्डी, मिस्टर लॉक इसमें घायल होते हैं। मिस्टर पेनी यहाँ पैनिक अटैक से मारा जाता है। ये लोग दिल्ली जाते हैं। इन्हीं के कारण से 18 जून 1857 को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का पूर्ण नियंत्रण होता है। उसके बाद हमने देखा कि नसीराबाद के बाद में दूसरा जो विद्रोह प्रमुख होता है वो के अंदर अपना नीमच रहता है 3 जून 1857 को। वहाँ पर मिस्टर मोहम्मद बैग और एक हीरा सिंह नामक जो व्यक्ति हैं, उन दोनों के नेतृत्व में वहाँ के सैनिकों ने क्रांति की, छावनी को लूटा और वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में शाहपुरा के जो शासक हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो उनकी सहायता करते हैं और जब तक वो वहाँ से निकल नहीं जाते तब तक अपने गढ़ के दरवाजे नहीं खोलते हैं। तो यहाँ और वो और उनके अलावा जो निम्बाहेड़ा के जागीरदार साहब हैं वो भी उनकी सहायता करते हैं। फिर हमने देखा एक प्रमुख केंद्र एरनपुरा में जो पहले पूर्वीय सैनिकों ने विद्रोह किया, ये आबू में कर लेते हैं। हमने देख लिया 21 अगस्त 1857 को जब वहाँ विद्रोह करते हैं और एजीजी मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक के लॉरेंस के पुत्र, उसके पुत्र जो मिस्टर अलेक्जेंडर थे, उसको वो घायल कर देते हैं। वहाँ से ये सूचना बटालियन को प्राप्त होती है, यानी एरनपुरा को प्राप्त होती है। तो एरनपुरा के अंदर जब ये सूचना प्राप्त होती है तो एरनपुरा में मिस्टर मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। सारे क्रांतिकारी छावनी को अपने विद्रोह करते हैं। विद्रोह करके वो एरनपुरा से रवाना होते हैं और रवाना होकर खैरवा नामक स्थान पर आते हैं। हमने देखा था खैरवा में उनकी मुलाकात अपने आह्वा के ठाकुर खुशाल सिंह चंपाव से होती है। वो उनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लेता है और अब आहुआ यहाँ पर क्रांति का प्रमुख केंद्र भी बन जाता है। आहुआ में क्रांतिकारियों ने अपना जो केंद्र बनाया वो अपनी सुगाली माता के मंदिर को और कामेश्वर महादेव मंदिर को उन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया। जैसे सुगाल सिंह चंपाव जुड़ते हैं, कुशाल सिंह चंपाव जुड़ते हैं, उनकी देखा देखी छोटे मोटे और जो फिडल लॉर्ड्स थे या यूँ कहेंगे जो सामंत थे, ये सामंत भी जुड़ जाते हैं और देखते देखते इनपुरा के अंदर जो क्रांतिकारियों की संख्या है वो 6000 के लगभग हो जाती है। तो अब उसका दमन अंग्रेज और मारवाड़ के महाराजा तक सिंह दोनों करना चाहते हैं। तो महाराजा तक सिंह 10,000 की सेना भेजते हैं। मिस्टर कुशलाल सिंह भी नेतृत्व करते हैं। हितकोट साथ में आते हैं, ओनार सिंह आते हैं, राजवल्लभ सोबड़ा जी आते हैं, जिसमें मिस्टर ओनार सिंह मारे जाते हैं। लगभग 2000 लोग इस युद्ध में उसके मारवाड़ की सेना के मारे गए। ये बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध लड़ गया जो कि महाराजा तक सिंह और कुशाल सिंह चंपावत का विवाद का मुख्य कारण था। तो बिथोड़ा के अंदर ये 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। उसके जस्ट 10 दिन बाद में फिर अंग्रेजों की सेना आती है क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। और हमें मालूम है कि अब की बार खुद एजीजी जो उस वक्त जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर आते हैं और मारवाड़ से जो सेना आती है ये मिस्टर मैकमोसन जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके नेतृत्व में आती है। और 18 सितंबर 1857 को एक युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध, को हम काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के अंदर मैकमोसन मारा जाता है, बेचारे का सिर काट कर, तो सर काट कर उसका अपने आह्वा के किले में टांग दिया जाता है। आह्वा के किले में उसका जो सर टांग दिया, काट कर उसका जो सर टांग दिया गया था, तो उसके बाद में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बेचारा वहाँ से भाग कर आ जाता है। और एक अफवाह इनको फैलती है कि जहाँ जब तक सुगाली माता रहेगी तब तक आहुआ के लोगों को नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि ये तो जो भी किसान जो भी सैनिक मरता है वो वापस जीवित हो जाता है।
दोस्तों अपन बात करेंगे अपनी की भी थी सुगौली माता, जिसको ठस्तान क्रांति की देवी भी कहते हैं, चंपावत ठाकुर की आराध्य देवी है, 10 सिर और 54 भुजाओं वाली ये देवी है, काले रंग की मूर्ति, और यही क्रांतिकारियों का गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहती है। पास में कामेश्वर महादेव मंदिर भी इसका एक केंद्र इसका रहता है। लेकिन जैसे ही बितौड़ा चलावस के युद्ध में जीतते हैं, जीतने के बाद में अब ये क्रांतिकारी दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग जो ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व के अंदर जो आसोपा के ठाकुर थे, उसके नेतृत्व में हमने देखा वो दिल्ली के लिए रवाना होता है। अब दिल्ली के लिए जो रवाना होता है तो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी से होता हुआ जाता है, और उस वक्त आपको मालूम है कि नारनौल के पास में उनको एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर गेरार्ड, उनकी सेना उनको बुरी तरह से हराती है। तो गेरार्ड की सेना जब हरा देती है तो बेचारा ठाकुर शिव सिंह जो शिवनाथ सिंह जी थे आसोपा के ठाकुर, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो अधिकांश सैनिक मारे जाते हैं, कुछ सैनिक इधर उधर करके दिल्ली भी पहुंच जाते हैं और कुछ वापस भी आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो नारा दिया था वो एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ दिया, तो अपन कह सकते हैं इन प्रशासनिक सैनिकों ने ये नारा दिया था। उधर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में आपने पढ़ा कि वो अब अहुआ को केंद्र बनाकर लगभग 4 महीने तक, भाई अक्टूबर के अंदर बात होती है तो जनवरी तक, अक्टूबर सितंबर में युद्ध हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी तक ये वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और चलाता रहा। अब जब और दूसरी जगह पर क्रांति नियंत्रण में आ जाती है तो कैप्टन होम्स एक बड़ी सेना लेकर आता है, और कैप्टन होम्स करीब 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण करता है। तो अहुआ का युद्ध कहते हैं। 23 तारीख तक हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुशहाल सिंह चंपावत को लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो 23 जनवरी 1858 को खुशहाल सिंह चंपावत तो अब जैसे एक आंधी आती है, उस आंधी का फायदा उठाकर तूफान जो मारवाड़ में अक्सर आते रहते हैं, उसका फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाता है और मेवाड़ में सहायता के लिए चला जाता है। और उन्होंने लांबिया के जागीरदार मिस्टर पृथ्वी सिंह जी को यहाँ का उसको पूरी जिम्मेदारी दी। तो 24 जनवरी 1858 को जो अहुआ का युद्ध हुआ, उस अहुआ के युद्ध में क्रांतिकारियों के बेचारों की हार होती है और ये कैप्टन होम्स की विजय हो जाती है। 28 जनवरी तक तो संपूर्ण अहुआ का जो क्षेत्र है उसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति उसको वहां से उखाड़ा और ये अजमेर लेकर आए। अजमेर में उनको राजपूताना म्यूजियम में रखा गया। आज उसके बाद में जब अपने पाली के अंदर ही बांगर म्यूजियम की स्थापना हुई तो उसको बांगर लाया गया और वर्तमान में वहीं पर है। तो ये तो थी अपनी अब तक की जर्नी जो मैं 2 वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे कि जब एरनपुरा का क्रांति का दमन भी हो गया, इधर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में हमने पढ़ा कि वो मेवाड़ में सहायता के लिए जाता है। तो एक तो कोठरिया के जागीरदार जोत सिंह जी कुछ समय के लिए सहायता करते हैं और एक इनको उमर के जागीरदार केसी सिंह चुंडावत इनकी सहायता करते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि ज़्यादा समय तक हम नहीं रह पाएंगे, तब ये नीमच में जाते हैं और नीमच छावनी के अंदर इन्होंने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया। इनका ऊपर मुकदमा चला और मिस्टर टेलर आयोग उन्होंने मुकदमे की सुनवाई की। तो टेलर आयोग ने इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था कि आप वास्तव में आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, आप महाराजा तख्त सिंह के खिलाफ थे। तो जब इनको 61 में रिहा किया गया तो ये वापस यहाँ पर आते हैं अहुआ अपने ठिकाने में, लेकिन अहुआ का ठिकाना इनको नहीं दिया जाता है। अधिकांश समय अपना आप ये मेवाड़ में बिताते हैं और वहीं पर 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक की रामायण अपन जो अपनी क्रांति की घटनाएं थी वो अपन कर चुके थे। अब उसके बाद में जो एक प्रमुख केंद्र हमारा ठस्तान क्रांति का रहा ये था 18 जो प्रमुख केंद्र की अगर अपन बात करें तो ये जो प्रमुख केंद्र रहा था ये केंद्र रहा था, आप भी जानते हो, हमारा कोटा। तो कोटा की भी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे कोटा में जन विद्रोह। कोटा में जन विद्रोह एवढा अधिकांश जगह पर हमने अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें एक बात पढ़ी है, अधिकांश जगह पर हमने जो पढ़ा उसमें एक ही बात पढ़ी थी कि जो विद्रोह हो रहा है ये विद्रोह आपका क्रांतिकारी जो सैनिक थे उन सैनिकों ने विद्रोह किया। लेकिन वास्तव के अंदर कोटा के अंदर जो विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को वहां पर विद्रोह की जो शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को वहां पर विद्रोह की जो शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत क्यों हुई और यहाँ का जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह ना होकर एक जन विद्रोह कहलाया, यानी कि यहाँ स्थानीय जनता ने विद्रोह किया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का एकमात्र स्थान
जहाँ पर स्थानीय जनता ने उसका विद्रोह किया और सबसे लंबे समय तक अपना शासन वहाँ पर कायम रखा। तो आपको मालूम होगा लगभग 6 महीने तक कोटा के अंदर क्रांतिकारियों का शासन रहता है। 6 महीने के बाद में जाकर कहीं इनका बेचारों का क्रांतिकारियों का दमन होता है। अब अपन कोटा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे कि कोटा में किस प्रकार से क्रांति हुई और प्रमुख घटनाएं क्या हुई। देखिए माय डियर, उस वक्त सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोटा था, इस कोटा का शासक कौन था। तो देखिए कोटा का शासक की अगर अपन बात करते हैं तो आप जानते हो यहाँ के शासक जो अपने आप को हमेशा महाराव कहते थे कि महाराव की पदवी धारण करते थे। और यहाँ का शासक क्रांति के समय था वो था महाराव राम सिंह, और राम सिंह भी द्वितीय, क्योंकि राम सिंह नाम का एक शासक यहाँ पर पहले रह चुका था, तो हम इसको कहेंगे राम सिंह द्वितीय। तो महाराव राम सिंह यहाँ द्वितीय यहाँ के शासक थे। कोटा के अंदर ही एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट भी था, और ये पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर मेजर बर्टन था। मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेजर बर्टन वही है जिन्होंने नीमच के अंदर क्रांति का दमन किया था, यानी नीमच छावनी पर वापस अंग्रेजों का शासन या यूँ कहें कि अंग्रेजों का नियंत्रण जो स्थापित किया था। ये कोटा कंटिजेंट बटालियन को लेकर मेजर बर्टन जाता है, और मेजर बर्टन ने ही वहाँ पर अंग्रेज बटालियन और कोटा कंटिजेंट की सहायता से उन्होंने जो नीमच है उस नीमच में वापस अपना नियंत्रण स्थापित किया था, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित किया था। ये थे मिस्टर मेजर बर्टन। यहाँ दो तो ये। अब तीसरा इसमें देखो प्रमुख पात्र जो क्रांति का नेतृत्व करता कहलाएंगे, क्रांति के नेतृत्व करता। देखिए नेतृत्व करता यहाँ पर दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, ये मिस्टर जयदयाल था, और दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर था, ये दूसरा व्यक्ति था मिस्टर मेहराब खां, मिस्टर मेहराब खां। अब देखो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। आप जानते हैं मिस्टर मेजर बर्टन जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, इस पॉलिटिकल एजेंट का काम ये होता था कि कंपनी की ओर से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि एजेंट ही था, तो इसका जो कार्य होता था, इसका काम होता था राजा और कंपनी के बीच में व्यवहार करना। कि कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य राजा से होता था तो उसमें मध्यस्थता के जो मीडिएट हुआ करता था वो मेजर बर्टन ही, जो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट ही हुआ करता था। तो ये तो यानी कि अंग्रेजों और राजा के बीच की मध्यस्थकारी हो गया पॉलिटिकल एजेंट। ऐसे ही राजा भी अपनी तरफ से एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट करता था जो कंपनी के साथ व्यवहार करता था, तो उसको जो राजा यहाँ इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो अपॉइंट करता था उसको मारवाड़ में और अपने कोटा के अंदर उसको वकील कहा जाता था। तो यहाँ पर जो जयदयाल थे, इस जयदयाल ही महाराव राम सिंह का वकील था। तो ये वकील के पोस्ट के ऊपर था। एक्चुअल में ये रहने वाला जो था, ये उस वक्त अपने भरतपुर रियासत का एक हिस्सा मथुरा का इलाका था, उस मथुरा के इलाके का ये रहने वाला था। जो मेहराब खां था, ये था आपका यूँ कह सकते हैं कि सेना में एक अधिकारी था, और सेना में जो अधिकारी था इसकी पोस्ट थी रिसालदार। तो ये रिसालदार पोस्ट के ऊपर ध्यान रखना, पहले जो राजपूत काल था, राजपूत काल में सेना को रिसाला कहा जाता था, और रिसाला का जो मुखिया हुआ करता था, जो मुख्य अधिकारी होता था, उसको रिसालदार कहते थे। तो यहाँ कोटा के अंदर जो रिसालदार था, ये रिसालदार था मिस्टर मेहराब खां, और एक्चुअल में मेहराब खां जो रहने वाले थे, ये रहने वाले थे करौली के। अब यहाँ क्रांति का मूल कारण क्या था, क्रांति क्यों हुई? तो देखो क्रांति के यहाँ पर जो मूल कारण ये थे कि जो मेजर बर्टन था, ये मेजर बर्टन को पता चला कि मिस्टर जयदयाल और मेहराब खां ये लोगों को भड़का रहे हैं, और लोगों को भड़काए भी कैसे इन्होंने। एक तो इनको पता चल गया था क्रांति के कि किस कारण से हो रही है, कि हमारे जो सैनिकों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करके। तो हिंदू और मुसलमान दोनों जो जातियां यहाँ पर यहाँ संप्रदाय के लोग थे वो इससे बड़े उद्वेलित थे। दूसरी बात यहाँ पर जो प्रमुख आई वो बात ये थी यहाँ पर कि इन्होंने एक पर्चा बटाया मेहराब खां ने कि ये हमारा जो आटा है उस आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाते हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, अतः जहां कहीं भी अंग्रेज मिले उनको मार देना चाहिए। तो यहाँ खुलकर जो एक तरह से विरोध का जो बिगुल बजाता है या जो अंग्रेजों के विरोध में आता है, ये मिस्टर मेहराब खां और जयदयाल भटनागर आते हैं। इस बात का जो पता चलता है वो मिस्टर मेजर बर्टन को चलता है।
तो यहाँ कारणों की बात करें तो मोटा सा कारण एक ही हो गया कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे ये अंग्रेजों से नाराज थे, महाराव से इतने नाराज नहीं थे, ये यहाँ अंग्रेजों से ही नाराज थे और अंग्रेजों की धार्मिक नीति से विशेषकर ये बड़े नाराज थे। किसी भी तरीके से ये अंग्रेजों को यहाँ से निष्कासित करना चाहते थे, ये इनका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण था। तो अंग्रेजों से नाराजगी ही यहाँ का प्रमुख कारण था, अंग्रेजों से नाराजगी। और कोई यहाँ का जो शासक था, इसके शासक से कोई विशेष यहाँ की नाराजगी नहीं थी। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो देखिए, शुरुआत की अगर अपन बात करें तो ऐसा बताया गया है कि जो मेजर बटन है, जो कोटा से नीमच किया था, नीमच जब ये था तो वहीं इसको पता चला कि दो व्यक्ति ऐसे हैं, मिस्टर जयदयाल भटनागर और दूसरा जो व्यक्ति था इसको लगा मेहराब खां, कि ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे ही मेजर बटन नीमच से आता है तो नीमच से आने के बाद में ये 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर 1857 को क्या करता है, ये महाराव राम सिंह से मुलाकात करता है, राम सिंह से मुलाकात करता है पॉलिटिकल एजेंट। पीए साहब जो हैं ये 14 अक्टूबर जो महाराव राम सिंह जी थे, इस महाराव राम सिंह जी से यहाँ मुलाकात करने के लिए जो आ रहे हैं, ये मुलाकात करता है 14 अक्टूबर 1857 को पॉलिटिकल एजेंट जो पीए था, ये पीए इनसे मुलाकात के लिए आता है। अब ये पॉलिटिकल एजेंट महाराव राम सिंह से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि साहब आपके दो अधिकारी हैं, ये विद्रोह कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, मुझे इनके ऊपर पूरा शक है, आप इनको बंदी बनाओ। राम सिंह को भी लगा कि यार मामला तो गड़बड़ है, ये जानता था, इसको मालूम था, लेकिन जानबूझकर कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि पूरी जो सेना थी यहाँ की लोकल सेना, ये मेहराब खां और जयदयाल के नियंत्रण में थी। वो जैसा कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। तो महाराव खुद ऐसा आए थे, उन्होंने कहा भाई कोई सबूत है किस प्रकार का, ताकि मैं उनको बोलता हूँ आप सबूत तो नहीं है, और सबूत है तो हम आपको सबूत देंगे, आप तो इनको बंदी बनाओ साहब। अब इस बात की जो मुलाकात की जो सूचना है, ये सूचना यहाँ पर मिल जाती है इन दोनों बंदूकों के साथ, इनकी मुलाकात हुई है और ये इनको बंदी बनाना चाहते हैं। अब जैसे ही बंदी बनाने की देखो इनको सूचना मिली तो इन लोगों ने क्या किया, ये दोनों के दोनों लोग, जो ये दोनों लोग थे, इन दोनों लोगों ने सेना सहित ये मिस्टर जो मेजर बटन था, इस मेजर बटन के घर जाते हैं। तो मिस्टर मेजर बटन की हत्या कर देते हैं इन लोगों ने। सबसे पहले तो इसकी हत्या की, और न केवल हत्या की, हत्या करके जो इसका शव था, इसके शव का जुलूस भी निकाला गया। पूरे शहर के अंदर इसके शव का जुलूस निकाला जाता है। हत्या की गई और शव का जुलूस निकाला गया। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं हो रही है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1857 को ये घटना हुई कि मेजर बटन की हत्या कर दी गई। मेजर बटन के साथ ही इसके दो पुत्र थे, इसमें मिस्टर ऑर्थर, एक का नाम मिस्टर ऑर्थर था और दूसरे का नाम मिस्टर फ्रैंक था। तो ऑर्थर और मिस्टर फ्रैंक ये दोनों बटन के पुत्र थे साहब, बटन के पुत्र, और इन दोनों के भी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। यही नहीं रुके साहब, इनके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, मिस्टर सैंडलर, ये डॉक्टर थे, तो मिस्टर सैंडलर की भी हत्या कर दी गई। सैंडलर का ही मित्र एक दूसरा डॉक्टर मिस्टर उसका कॉटम आया हुआ था, कॉटम जिसका नाम है, तो मिस्टर ये कॉटम आया हुआ था और इस कॉटम के भी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। जब अंग्रेजों उसका महाराव राम सिंह को पता चला कि क्रांतिकारी यानी जयदयाल और मेहराब खान सेना के द्वारा मेजर बटन, उसके परिवार के दोनों, उसके दोनों डॉक्टर और दोनों पुत्रों की हत्या कर दी, यानी 5 प्रमुख जो लोग उनकी हत्या कर दी, तो महाराव राम सिंह समझाने के लिए एक व्यक्ति को लिए भेजता है और उस व्यक्ति का नाम था देवीलाल। तो देवीलाल नामक एक व्यक्ति है, ये अपनी कहेंगे कि जो महाराव था, इस महाराव ने समझाने हेतु भेजा था, समझाने हेतु क्रांतिकारियों के पास भेजा, क्रांतिकारियों के पास
भेजा साहब। अब क्रांतिकारियों के पास इसको भेज दिया। क्रांतिकारियों को लगा यार महाराज को साफ बता दिया था, मालूम भी था कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर हमको समझाने के लिए और भेज रहे व्यक्ति को, चलो इसका भी तिया पांचा करते हैं। तो क्रांतिकारियों ने इसकी भी हत्या कर दी। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 15 अक्टूबर 1857 को जब कोटा में पहले दिन क्रांति होती है, तो उस क्रांति के दिन वहां पर 6 लोगों की हत्या की गई। 5 उन्होंने अंग्रेजों को मारा और एक महाराव राम सिंह ने समझाने हेतु जिस व्यक्ति देवीलाल को भेजा था उसको भी मार डाला। क्रांतिकारी यही नहीं रुके, क्रांतिकारियों ने उनके बाद में देखो जो महाराव राम सिंह थे, इस महाराव राम सिंह को कहा कि भैया आप महलों में नजरबंद रहो। तो इनको महलों में नजरबंद कर दिया कि अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने महलों में रहो, नजरबंद रहो और शासन की जिम्मेदारी पूरी हम निभाएंगे। तो कुल मिला के अपन सीधा सा यहाँ कह सकते हैं कि अब यहाँ पर जो शासन की जिम्मेदारी है, ये शासन की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेहराब खां और जो जयदयाल भटनागर उठाने लगे। तो ये भी कहा जा सकता है कि कोटा में क्रांति का जो नेतृत्व किया वो मेहराब खां और जयदयाल भटनागर साहब ने ये नेतृत्व किया। बेचारे महाराव राम सिंह को महलों के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अब महाराव राम सिंह को महलों में नजरबंद कर दिया, साथ ही क्रांतिकारियों को की ओर से यह भी सूचना मार्केट में फैली कि क्रांतिकारी महाराव का भी वध करना चाहते हैं, ऐसा वो चाहते हैं अगर महाराव ने उनका कहना नहीं माना तो ऐसी स्थिति में देखो एक पक्षतर एक व्यक्ति जो उस वक्त मथुरेश जी मंदिर आप जानते हो, वल्लभ संप्रदाय का कोटा के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है मथुरेश जी का मंदिर। इस मथुरेश जी का मंदिर का पृष्ठ यानी कि इसका जो पुजारी है, इसके पुजारी मिस्टर कन्हैयालाल जी, पुजारी का जो नाम था, ये पुजारी का नाम था कन्हैयालाल जी। तो ये कन्हैयालाल जी गोस्वामी साहब थे। इस कन्हैयालाल को मध्यस्थ बनाया गया और मध्यस्थ बनाकर इनको क्रांतिकारियों को समझाने के लिए यानी मेहराब खां और जयदयाल भटनागर के पास में भेजा गया। महाराजा ने ये कह सकते हैं कि एक तरह से इनको मध्यस्थ के रूप में भेजा। अब ये जो इधर महाराव की बातें हैं, महाराव और इधर अपनी यूं कहेंगे क्रांतिकारी, इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, यानी इनके बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाई, ये मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है कन्हैयालाल जी। ये जो कन्हैयालाल थे पुजारी कन्हैयालाल, ये इन दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे। जब मथुरेश जी के पुजारी बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति आप समझते हो, एक पुजारी तो हिंदू में कितनी आस्था रही होगी, वहाँ का एक प्रमुख मंदिर था, तो इसकी बात का वेटेज भी था। इसने क्रांतिकारियों और महाराव साहब को कहा कि यार क्यों लड़ते हो, जो आपस में बैठकर बात कर लो, आप महाराव को क्यों मारना चाहते हो। महाराव तो बेचारे भले आदमी हैं, इनके प्राणों के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, महाराव ने उस वक्त अपने परिवार को उस करौली के अंदर भेज दिया था, क्योंकि करौली का जो शासक था मदन पाल, ये इनके मित्र भी थे और इनके संबंध भी थे। तो ज्यादातर परिवार तो वहां पर जा चुका था, लेकिन महाराव राम सिंह उसके प्राणों को वास्तव में यहाँ पर इस वक्त कठिन यूं कह सकते हैं कि संकट था। अब उनके प्राणों का संकट को बचाने के लिए ये मध्यस्थ के लिए कन्हैयालाल जी आते हैं, क्रांतिकारी से बात करते हैं और कहते हैं साहब महाराव की क्रांतिकारियों से जो बात करते हैं जयदयाल भटनागर और मेहराब खां, तो उनको ये समझाते हैं कि आप महाराव के साथ अच्छा बर्ताव करें। उन्होंने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है, हम महाराव के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, बहुत बढ़िया बर्ताव करेंगे, हमारे भी तो महाराव है। बस महाराव को एक ही काम करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रांतिकारियों ने कहा कि उन्होंने हमारी ये 9 शर्तें हैं, तो एक 9 शर्तों वाला जो एक पत्र है, एक पत्र पर हस्ताक्षर के लिए कहा गया, हस्ताक्षर महाराव करें। ये हमारी शर्तें हैं, 9 शर्तों को पढ़ना नहीं है, शर्तें हमारी तरफ से लिखी हुई है, आपको केवल हस्ताक्षर करने हैं महाराव को। अगर महाराव हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, अगर महाराव हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर देखो इनका भी जिंगा लाला किया जा सकता है, वो हमारे बस की बात नहीं है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब बेचारा मरता क्या ना करता। कन्हैयालाल जी ने महाराव को समझाया
कि भाई जो ये करना चाहते हैं वैसा कर दो, आप हस्ताक्षर कर दो। तो इनके ऊपर जो महाराव थे, इस महाराव ने साहब हस्ताक्षर कर दिए। महाराव ने हस्ताक्षर किए। अब महाराव ने जो हस्ताक्षर किए तो वो एक ब्लैंक पेपर, और बाद में ये 9 शर्तें उस पर लिखी गई थी। जब हस्ताक्षर कर दे तो कहा यार अब तो बता दो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि साहब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है कि मैं महाराव राम सिंह स्वेच्छा से कोटा का राज्य त्याग रहा हूँ साहब, और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी मैं राव खां और जयदयाल भटनागर को सौंप रहा हूँ। दो बातें तो ये, और छोटी मोटी तीसरी बात इतनी सी है कि मैंने ही इनको आदेश दिया था कि मेजर बर्टन और उसके परिवार के लोगों को मार दिया जाए। तो महाराव ने कहा यार मैंने कब आदेश दिया आप लोगों को ये आदेश? तो उसने कहा मानना या नहीं मानना तेरे सामने है, देख लो। अगर हस्ताक्षर कर दिया आप लोगों ने, अब ये अपॉइंटमेंट, ये लेटर है, यही सबके सामने जाएगा, और ये क्रांति की देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी अभी ये आपकी है, आपके ऊपर ये आपने ही बटन को मरवाया है, ये आपने हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह क्या करता, हस्ताक्षर वगैरह हो गए, सारी शक्ति जो है ये अंग क्रांतिकारियों के लीडर के पास में आ गई, और महाराव एक नाम मात्र के महाराव रह गए, महलों के अंदर नजरबंद हो गए और कोई काम नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान देखो ये पूरा जो कोटा है ना, इस पूरा कोटा के अंदर ही उस वक्त जन विद्रोह होता है, और जहाँ कहीं भी अंग्रेज मिलते हैं उस अंग्रेज का वहीं पर ये लोग क्या करते हैं, उनकी हत्या करने के लिए आम पब्लिक जो यहाँ की है वो भी तैयार हो जाते हैं। बड़ी संख्या में उस वक्त अंग्रेजों को स्थानीय लोगों ने मारा था। अब अंग्रेजों और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे इनके बीच में जो संघर्ष हुआ करता था, इस संघर्ष को देखो एक कवि ने आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक के अंदर उसने उल्लेख किया है, वीर सतसई ग्रंथ के अंदर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि वीर सतसई जो ग्रंथ है, इस वीर सतसई ग्रंथ के रचयिता हैं आपको सूर्यमल जी मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण जो एक्चुअल में बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय, वहां भी संयोग से उस महाराव का नाम भी राम सिंह द्वितीय था। और आपको मालूम होना चाहिए क्रांति के समय राजपूताना में 3 महाराव ऐसे, 3 राजा ऐसे थे, 3 शासक ऐसे थे जिनका नाम राम सिंह और संयोग से राम सिंह द्वितीय ही था उनका। एक हमारे बूंदी के महाराव राम सिंह द्वितीय, एक कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, और एक हमारे जयपुर के जो सवाई जय सिंह जी सवाई राम सिंह जी द्वितीय। तो तीनों ही जगह पर ये द्वितीय थे, और तीनों ने ही क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया, ना कि क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो महाराव राम सिंह जो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, ये सूर्यमल मिश्रण के बारे में कहा जाता है कि ये खुद हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाते, और वहां पर क्या घटना घटित हो रही है उसको अपनी कलम से वहीं पर लिखते। इन्होंने तय किया था कि मैं मेरे इस ग्रंथ के अंदर 700 दोहे लिखूंगा इन वीरों की वीरता पर, लेकिन बदकिस्मती अपन कहेंगे कि समय से पहले इतना लंबी ये क्रांति नहीं चल पाई, और मात्र वो उसमें 284 दोहे लिख पाया। तो नाम तो है उसका वीर सतसई, लेकिन वास्तव में उसके 200 उसमें जो दोहों की संख्या है वो 284 दोहे हैं सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखे हुए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति का आपका आंखों देखा हाल का वर्णन किस ग्रंथ में, क्रांति की जो क्रांति घटना कोटा में घटित हुई उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, ये एकमात्र ग्रंथ है वीर सतसई ग्रंथ, और वीर सतसई ग्रंथ में बिल्कुल आंखों देखा हाल खुद जो ये थे सूर्यमल मिश्रण, ये हाथी पर बैठकर जाया करते थे। बेचारा क्या करता, देखो सूर्यमल मिश्रण को आपके बारे में थोड़ा सा बता दूं, सूर्यमल मिश्रण के बारे में, ये बड़े महान कवि हुए हैं। इनकी भाषा सभी विद्वान से बड़ी क्लिष्ट भाषा मानी गई है। इनका लेखन की जो भाषा ना बड़ी क्लिष्ट भाषा है, ठीक है, लेकिन बड़ी उत्कृष्ट भाषा भी, उत्कृष्ट रूप में उन्होंने एक क्लिष्ट भाषा के रूप में एक हाड़ौती भाषा, जो वहाँ की हाड़ौती भाषा है, उस हाड़ौती भाषा के अंदर अपना साहित्य सर्जन किया है। 6 बीबियां थी इनकी। अब 6 बीबियां, क्या क्या करे बेचारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये भी हाथी पर बैठकर पैक शैक लगाकर युद्ध में चला जाया करता था, और एक्चुअल में एक नंबर का बेहुड़ा भी था। ये इतना बड़ा विद्वान लेकिन एक नंबर का बेहुड़ा भी था। रोज सुबह उठते ही अपना दिनचर्या ये वो बेहुड़े टाइप की शुरू कर दिया करता था, और फिर बेटा बेटा क्या करता था, ये लेखन कार्य करता था। तो यही कार्य उन्होंने क्रांति के समय किया, और एक वीर सतसई ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो जितने भी घटनाएं अपन पढ़ रहे हैं ना, उन सभी घटनाओं की जानकारी जो हमको मिल रही है, ये मिल रही है वीर सतसई ग्रंथ से। माय डियर, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो देखो ये अब हस्ताक्षर हो गए साहब,
लगभग 6 महीने तक, यहाँ आप देख लो, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मार्च तक पूर्ण रूप से यहाँ पर जो अधिकार रहा वो क्रांतिकारियों का रहा। बीच में एक घटना होती है कि जो महाराव राम सिंह थे, 2 माह बाद में, मात्र 2 महीने तक ये कैद रहते हैं। 2 माह बाद हमने करौली के जो शासक थे, करौली के शासक, ये करौली के उस वक्त जो शासक थे, ये शासक थे मदन पाल। इन मदन पाल की सहायता से, इसकी सहायता से महलों से मुक्त हुए, महलों से मुक्त हुए। तो देखो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाराव राम सिंह को महलों से मुक्त कराने में किसका योगदान रहा। ये आपको विशेष मालूम होना चाहिए कि करौली के महाराव मदन पाल थे। करौली के महाराजा जो मदन पाल थे, मदन पाल के प्रयासों से ही, मदन पाल ने ही इनको लगभग 2 महीने बाद में इनको महलों से मुक्त कराया। लेकिन 2 महीने बाद महलों से मुक्त हो गए, लेकिन अभी भी सत्ता इनके हाथ में नहीं रही। ये एक तरह से ऐसा ही रहे कि किसी प्रकार का कोई डिसीजन ये नहीं ले सकते थे। समय बीतता है साहब, आपको मालूम है धीरे धीरे अब बदकिस्मती कहेंगे अपन कि क्रांति एक साथ नहीं हुई। इस कारण से अंग्रेजों ने जगह जगह पर क्रांति का दमन कर दिया। जब हर जगह क्रांति का दमन हो गया, तब उन्होंने देखा कि अब कोटा के अंदर भी वह इस क्रांति का दमन कर दिया जाए और कोटा पर हमारा नियंत्रण हो जाना चाहिए। तो देखिए इस स्थिति में ये लोग क्या करते हैं, क्रांतिकारियों तो बेचारा शासन यहाँ पर चलाए रहे थे। एक कैप्टन मिस्टर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी था मिस्टर रॉबर्ट्स। ये रॉबर्ट्स यहाँ करीब 22 मार्च 1858 को कोटा में प्रवेश करता है। 28 मार्च 1858 को ये कोटा के अंदर प्रवेश करता है, कोटा के अंदर आता है, कोटा के अंदर प्रवेश करता है। कोटा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया 22 मार्च 1858 को। चलो हम इसको दूर से यही कर लेते हैं। कुल मिला के ऐसा था कि 22 मार्च 1858 को अब यहाँ मिस्टर जो रॉबर्ट्स है, एक रॉबर्ट्स बड़ी सेना लेकर कोटा आया। कोटा आता है, कोटा में अब क्रांतिकारियों का दमन कर देता है और हालात ये हो जाती है कि 30 मार्च 1858 तक इन्होंने कोटा पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। बेचारे मेहराब खां और जयदयाल भटनागर को पकड़ लिया जाता है। तो देखो पकड़कर मिस्टर जो मेहराब खां, इसको तोप से उड़ा दिया, तोप के मुंह के बांधा और इसको उड़ा दिया। जयदयाल भटनागर को भी तोप से उड़ा दिया गया। जयदयाल का भाई हरदयाल था, ये पहले ही संघर्ष में मारा गया और हालात ये हो गए कि 30 मार्च 1858 को पूर्ण रूप से कोटा के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब साहब नियंत्रण स्थापित हो गया, मेहराब खान जयदयाल को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और अधिकांश क्रांतिकारी मारे गए। जयदयाल का भाई हरदयाल ये भी मारा गया। अब जयदयाल और हरदयाल, जो जयदयाल और मेहराब खां थे, दोनों से अंग्रेजों को इतनी घिन थी या यूँ कहें कि इतनी नफरत थी कि पहले तो इनको मारा, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। उन्होंने इनको तोप के गले, जो तोप का मुंह है, तोप के मुंह में बांधा और तोप के मुंह से बांधकर इनको उड़ा दिया। हो गया साहब काम। अब बात आती है महाराव राम सिंह की। तो ये लोग क्या करते हैं अंग्रेज, अब महाराव राम सिंह के साथ बात करते हैं कि भाई साहब आप बताओ, आपने इतने लोगों को क्यों मारा, क्यों मरवाया, और हमारे पास ये लेटर हाथ लगा है, इसमें लिखा हुआ है कि मेजर बटन और उनको मरवाने का आदेश, उनके बेटों को या उनके परिवार को मराने का आदेश आपने ही दिया था। तब ये कहते हैं भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने जबरन हस्ताक्षर करवाए हैं, आप चाहो तो हमारे मुथरेश जी
मंदिर के महंत कन्हैयालाल जी गोस्वामी हैं, आप कन्हैयालाल गोस्वामी जी इसके गवाह हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब बात तो यही है कि जयदयाल और हरदयाल, जो जयदयाल और अपने जो मेहराब खां थे, उन्होंने जबरन हस्ताक्षर करवाए थे, जबकि महाराव की कोई गलती नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि साहब गलती तो नहीं थी, लेकिन महाराव ने कोई प्रयास भी नहीं किया अपने मेजर को, अपने पॉलिटिकल एजेंट को बचाने का। और हकीकत बात यह भी थी कि बचाने का कोई विशेष उन्होंने प्रयास भी नहीं किया था, जबकि बटन ने पहले ही सूचित कर दिया था कि ये लोग क्रांति करना चाहते हैं और ये विद्रोही है, इनके ऊपर मेरे को पूरा पूरा शक है। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बात हो गई। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि देखो, आप 2 महीने पहले रिहा हो गए थे, 2 महीने पहले रिहा हो गए, लेकिन फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो भला हो अपने करोले के महाराव मदनपाल का, जिन्होंने आपको नजरबंद से मुक्त करवाया, लेकिन फिर भी आप बैठे रहे। किया क्या आप लोगों ने? चलो आपको भी देखो दंड तो दिया ही जाएगा। तो मिस्टर जो राम सिंह थे, राम सिंह के तोपों की सलामी है, इसकी जो तोपों की सलामी, ये तोपों की सलामी गठा दी गई, तोपों की सलामी गठा दी गई। अब कई जगह आंकड़े भी दे रखे हैं, कई जगह दे रखे हैं साहब 17 से घटाकर 13 कर दी, कई जगह 15 से घटाकर 11 कर दी गई। लेकिन आपको ये 17, 11, 17, 13, 15, 11 ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना सा समझ लो इसमें कि महाराव राम सिंह की तोपों की सलामी अंग्रेजों ने गठा दी, यानी कि एक तरह से इनका प्रमोशन ना करके इनका डिमोशन कर दिया। लेकिन साथ ही जो करौली के महाराव मदनपाल थे, इन मदनपाल को कहा कि यार तूने वास्तव में अच्छा काम किया है, इतनी दूर से यहाँ पर आया और महाराव को आपने नजर मुक्त से, उस महाराव को आपने उसको प्राणों की तरह से रक्षा की है और महाराव को आपने बचाया, अतः आपका डिमोशन कर दिया जाए। तो तुरंत एक तरह उसका उल्टा अपोजिशन कर दिया गया। इसके तोपों की जो सलामी है, ये तोपों की सलामी बढ़ाकर, तोपों की सलामी बढ़ाकर, तोप की सलामी बढ़ा दी गई, सीधा सा खिलाफ तोप की सलामी बढ़ा दी गई। पहले इनको 11-13 तोपों की सलामी दी जाती थी, उनको बढ़ाकर अब यहाँ 17 तोपों की सलामी मदनपाल की कर दी गई। तो आप मोटा सा एक रिवर्स हो गया, 17 वाले की 13 कर दी, 13 वाले की 17 कर दी। इस प्रकार से राम सिंह की तोपों की सलामी घटा दी गई, इनका डिमोशन कर दिया गया और मदनपाल का प्रमोशन कर दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए कि साहब जो इनकी प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था, या जो कोटा की जो घटना है, कोटा का जो जन आंदोलन हुआ, इस जन विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी तो आपको सीधा सा बताना पड़ेगा इसमें सूर्यमल मिश्रण। और इसी सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ की भी देखो अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण का इनकी एक रचना वीर सतसई, इस वीर सतसई के अंदर कोटा की घटनाओं का आंखों देखा हाल लिखा हुआ है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कोटा से, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को, कोटा में क्रांति का नेतृत्व करता मेहराब खां और जयदयाल भटनागर, कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, शहीद होने यानी पर जो क्रांतिकारियों ने जिनका वध किया उनमें कौन कौन से थे, मिस्टर मेजर बटन था, मिस्टर उसके 2 पुत्र ऑर्थर और मिस्टर पेंग थे, डॉक्टर सैंडलर और कॉटम थे, और एक महाराव ने समझाने के लिए क्रांतिकारियों को भेजा था, मिस्टर देवीलाल, ये इसके अंदर मारा जाता है। क्रांति का नेतृत्व करता 2 व्यक्ति मेहराब खां और जयदयाल भटनागर, ये दोनों कौन थे ये भी मालूम होना चाहिए। जयदयाल भटनागर वकील था और मेहराब खां ईश्वर यहाँ पर रिसालदार था, यानी सेना का एक अधिकारी था। यहाँ पर कोटा की विशेषता, ये एकमात्र ऐसा स्थान है राजस्थान में जहाँ एक सबसे लंबे समय तक जन विद्रोह हुआ, यानी यहाँ सैनिकों ने विद्रोह न करके स्थानीय जो सिपाही थे, यूं कह सकते हैं, उन स्थानीय सैनिकों ने, यानी कोई बाहर की कोई बटालियन नहीं थी, स्थानीय सैनिकों ने और यहाँ स्थानीय लोगों ने मिलकर विद्रोह किया था। और विद्रोह करके यहाँ पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी मेहराब और जयदयाल भटनागर के पास में रहती है। महाराव और क्रांतिकारी के बीच में समझौता कराने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मथुरेश्वर मंदिर के कन्हैयालाल जी गोस्वामी के समझौता कराने वाले थे। कितनी शर्तें उसमें लिखी हुई थी? 9 शर्तें उसमें लिखी हुई थी। आपका मेजर पॉलिटिकल एजेंट जिसका सब काट कर उसका जुलूस निकाला गया,
मिस्टर मेजर बटन कोटा के थे, आपको मालूम है। कोटा की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। कौन से ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है? वीर सत्सई ग्रंथ के अंदर इसमें लिखा हुआ है। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के राज कवि थे? तो ये बूंदी के महाराव राम सिंह के राज कवि थे। जब महाराव राम सिंह कोटा को नजरबंद कर लिया गया तो उनको 2 माह बाद में मुक्त किसने करवाया? कोटा के शासक मदन पाल ने उनको महलों से मुक्त कराया। दोबारा कोटा पर क्रांतिकारियों का दमन करके नियंत्रण किस अंग्रेज अधिकारी ने स्थापित किया? मिस्टर रॉबर्ट्स ने किया। और उसके बाद में क्रांतिकारियों को तोपों से उड़ा दिया गया। यहाँ महाराव राम सिंह के साथ क्या बर्ताव किया गया? आपको मालूम होना चाहिए। महाराव राम सिंह का डिमोशन कर दिया गया और उनके तोपों की सलामी घटा दी गई। जबकि बूंदी के कोटा जो करौली के महाराव जो शासक थे मदन पाल, उनके तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा कोटा का विद्रोह। अब कोटा के बाद में हमारे छोटे छोटे और स्थान हैं जहाँ पर भी इतनी बड़ी करीब 6 महीने तक जो यहाँ पर क्रांति हुई, इतना तो नहीं, लेकिन कहीं पर 5 दिन, कहीं पर 10 दिन हाँ लोगों ने अपनी आहुतियां दी इस क्रांति के अंदर और भाग लिया। आगे की क्लास में हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा उसमें टोंक के बारे में अपन बात करेंगे, यहाँ पर तावपरा के बारे में भी चर्चा करेंगे, अपने बीकानेर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे, शासकों के बारे में, जयपुर में क्या रहा क्रांति का सीन, जयपुर के बारे में, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।